Hello everyone, welcome. Now we will study the subject Basic Principles of Radiotherapy of DRT Part Second. जैसा कि रेडियोथेरेपी में अपना टॉपिक चल रहा था एडवाइजरी ग्रुप्स एंड रेगुलेटरी एजेंसीज, दैट मीन्स कि अपने रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में जैसा कि आपको पता है कि आयोनाइजिंग रेडिएशन हम यूज़ करते हैं। आयोनाइजिंग रेडिएशन हार्मफुल इफेक्ट्स क्रिएट करती है, तो ऑब्वियस ही बात है कि बहुत सारे अपने को यहाँ पे रूल और रेगुलेशंस को या फिर टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करना पड़ेगा। तो इन टर्म्स एंड कंडीशंस, ये रूल्स और रेगुलेशन कौन करता है, कौन बनाता है, किसके अंडर में ये चीज़ें होती हैं, तो कुछ कमेटीज़, कुछ कमीशंस, कुछ एजेंसीज, कुछ ग्रुप्स बनाए गए हैं। उन ग्रुप्स के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे। तो जैसा कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि मेनली अपने सिलेबस में यहाँ पे 4 ग्रुप है, आईसीआरपी, एनसीआरपी, एईआरबी और अनस्केयर। ठीक है, तो जो अपना फर्स्ट लेक्चर था उसमें हमने 2 ग्रुप्स के बारे में डिस्कस किया था, आईसीआरपी और एनसीआरपी, इंटरनेशनल कमीशन ऑन रेडियोलॉजिकल प्रोटेक्शन और नेशनल कमेटी ऑन रेडिएशन प्रोटेक्शन। ठीक है, या फिर रेडियोलॉजिकल प्रोटेक्शन। तो जैसा कि ये दोनों जो कमीशन थी, दोनों जो ग्रुप्स थे, इनके बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस किया था। मेनली दोनों का काम एक ही था, ठीक है, बट यहाँ पे कुछ चीज़ें अलग थी। वो थी कि लेवल, इनका लेवल एक का था आपका इंटरनेशनल लेवल पे एक कमेटी थी इंटरनेशनल लेवल पे, और एक थी आपकी नेशनल लेवल पे। जैसा कि कमीशन और कमेटी की बात की जाए तो एक ही चीज़ है यहाँ पे, ऑन रेडिएशन प्रोटेक्शन या फिर रेडियोलॉजिकल प्रोटेक्शन। दैट मीन्स कि रेडिएशन से प्रोटेक्ट करने के लिए, अब प्रोटेक्ट किसको करेंगे अपन? अपना इन्वायरमेंट, ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स। दैट मीन्स जहाँ जहाँ पे रेडिएशन हार्मफुल इफेक्ट्स क्रिएट कर रही है, उन सब चीज़ों को रेडिएशन से प्रोटेक्ट करने के लिए रूल, रेगुलेशन, टर्म्स, कंडीशंस, गाइडलाइंस, ये सब कौन प्रोवाइड कराता है आपको? आईसीआरपी और एनसीआरपी। आईसीआरपी आपकी इंटरनेशनल लेवल पे प्रोवाइड कराती है और एनसीआरपी आपको नेशनल लेवल पे प्रोवाइड कराती है। तो जैसा कि अपना फर्स्ट लेक्चर था उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि कब इनको फाउंड किया गया, किसने इनको फाउंड किया, दैट मीन्स कब बनाया गया, कितने वर्कर इनमें काम करते हैं, और एक जो मेन चीज़ थी वो थी यहाँ पे रिकमेंडेशन डोज लिमिट। ठीक है, कि इन 2 कमेटियों ने क्या रेडिएशन प्रोटेक्शन को ध्यान में रखते हुए क्या क्या डोज लिमिट्स रिकमेंडेड किए। ठीक है, तो उन डोज लिमिट्स के बारे में भी हमने यहाँ पे अच्छे से डिस्कस किया था। तो आज का जो अपना मेन टॉपिक रहेगा वो आगे के जो 2 ग्रुप्स थे, एईआरबी और अनस्केयर, उनके बारे में डिस्कस करना रहेगा। तो उन दोनों में भी हम सबसे पहले बात करते हैं एईआरबी की, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड। एईआरबी इसकी फुल फॉर्म है एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड। दैट मीन्स एक कोई भी एजेंसी है, ग्रुप है, ये तो आपको पता चल गया है। यहाँ पे कमीशन है, कमेटी है। ठीक है, अब यहाँ पे 4 वर्ड्स आ रहे हैं, इन वर्ड्स को समझो। सबसे पहले फर्स्ट आ रहा है आपका एटॉमिक, एटम से रिलेटेड आ रहा है, ठीक है, मॉलिक्यूल से रिलेटेड आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, एनर्जी, जो एटम्स की एनर्जी है यहाँ पे, तो ऑब्वियसली बात है कि अपन रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट से यहाँ पे इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है रेडियो एक्टिव सोर्सेज से अपन इंटरेक्ट करेंगे। रेडियो एक्टिव सोर्सेज, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, उनकी जो एनर्जी है। रेगुलेटरी बोर्ड, तो जितनी भी ये जो एनर्जीज अपने पास हैं इनको रेगुलेशन करना, दैट मीन्स इनके रूल, रेगुलेशन, गाइडलाइंस प्रोवाइड कराना। ठीक है, इट वॉज फाउंडेड ऑन 15 नवंबर 1983 बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बाय एक्सरसाइजिंग द पावर गिवन बाय द एटॉमिक एनर्जी एक्ट टू कैरी आउट सर्टेन रेगुलेटरी एंड सेफ्टी फंक्शन अंडर द एक्ट। जैसा कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि इसे 15 नवंबर 1983 को इंडिया के प्रेसिडेंट के द्वारा फाउंड किया गया था। दैट मीन्स स्टेब्लिश किया गया था, इस ग्रुप को बनाया गया था, एईआरबी, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड। वो भी किस एक्ट के तहत? एटॉमिक एनर्जी एक्ट के तहत। एटॉमिक एनर्जी एक एक्ट है, ठीक है, तो उस एक्ट के तहत इंडिया के प्रेसिडेंट ने 15 नवंबर 1983 को एक ग्रुप, एक कमेटी बनाई थी, जिससे हम कुछ रूल्स, कुछ रेगुलेशंस दे सकें। किसके लिए? सेफ्टी फंक्शंस अंडर द एक्ट। जो हमारा एटॉमिक एनर्जी का जो एक्ट था उसके जो सेफ्टी फंक्शंस हैं, ठीक है, उनसे रिलेटेड रूल्स और रेगुलेशन प्रोवाइड कर सकें। द रेगुलेशन ऑफ एईआरबी डेराइव्ड फ्रॉम द रूल्स एंड नोटिफिकेशन अंडर एटॉमिक एनर्जी एक्ट एंड द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्ट एक्ट। 2 एक्ट अपने यहाँ पे, एक एक्ट है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्ट एक्ट और दूसरा है एटॉमिक एनर्जी एक्ट। तो ये जो दोनों एक्ट थे,
इनके ध्यान में रखते हुए, ठीक है, इन्हीं के अकॉर्डिंग इनके जो रूल्स थे, इनके जो नोटिफिकेशन थे, उन्हीं के अकॉर्डिंग AERB के भी रूल्स और रेगुलेशन अपने को दिए गए थे। समझ में आया? यहाँ पे दो चीजें हैं मेन चीज कि AERB की फुल फॉर्म क्या है, AERB है क्या। यहाँ पे एक चीज और समझना कि जैसा कि अभी अपन ने यहाँ पे ये चीजें देखी कि फाउंडेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दैट मीन्स कि ये नेशनल लेवल की कमेटी है, ये इंटरनेशनल लेवल की कमेटी नहीं है। दैट मीन्स कि AERB आपका NCRP, नेशनल कमीशन ऑन रेडिएशन प्रोटेक्शन, इसके अंडर में वर्क करता है, ठीक है। और इसका दो मतलब या फिर इसको फाउंड करने का एम क्या था कि जो एटॉमिक एनर्जी एक्ट था उसके जो रूल और रेगुलेशंस थे उनको फॉलो करने के लिए, ठीक है। 1986 के अंदर जो ये इन्वायरमेंटल प्रोटेक्ट एक्ट था, इसके जो रूल और रेगुलेशन या नोटिफिकेशन थे उनके अकॉर्डिंग AERB के रेगुलेशंस दिए गए थे। अब इसके बात करते हैं अपन मिशन की कि AERB का मेन मिशन क्या है, एम क्या है। To ensure that the use of ionizing radiation and nuclear energy in India does not cause undue risk to health and environment. Undue means यहाँ पे आपका अनवांटेड, ठीक है, जो अपने को नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इंश्योर करने के लिए कि जो आयोनाइजिंग रेडिएशन है या फिर जो आपकी न्यूक्लियर एनर्जी है वो इन्वायरमेंट के ऊपर कोई किसी भी प्रकार का अनुचित हेल्थ रिस्क ना डाले, ठीक है, वहाँ पे हेल्थ रिस्क ना हो, कोई भी अनुचित अनवांटेड जो अपने को नहीं चाहिए इस प्रकार का किसी भी प्रकार का, दैट मीन्स यहाँ पे रेडिएशन हजार्ड की बात की जा रही है कि कोई भी रेडिएशन से हजार्ड नहीं हो। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखने के लिए, दैट मीन्स रेडिएशन हजार्ड को कम करने के लिए इसका क्या था, मेन मिशन था। इट इज़ सपोर्टेड बाय द नंबर ऑफ कमिटीज एंड गिव रेगुलेशंस लाइक, जो आपका AERB है वो इंडिपेंडेंटली वर्क नहीं करता है, डिपेंडेंटली, दैट मीन्स ये बहुत सारी कमेटीज, बहुत सारे ग्रुप्स, बहुत सारी एजेंसीज के साथ मिलकर काम करता है। एंड गिव रेगुलेशंस, और इसके रेगुलेशंस के बारे में अब अपन डिस्कस करेंगे कि क्या क्या रेगुलेशन इसने दिए थे। जैसा कि अगर अपन बात करें यहाँ पे रूल्स ऑफ AERB की, जैसा कि आपके सिलेबस में एक वर्ड है रूल्स ऑफ AERB। अगर आप AERB की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके अगर आप रूल्स ऑफ AERB देखते हो तो रूल्स ऑफ AERB इतने हैं कि जितना आपका यहाँ पे रेडियोथेरेपी का भी सिलेबस नहीं है। यहाँ पे अपन मेन और इम्पोर्टेंट इसके रेगुलेशंस की बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो अपना रेगुलेशन है वो है लाइसेंस का। दैट मीन्स अपने जितने भी यहाँ पे टेलीथेरेपी, ब्रेकीथेरेपी या फिर आप एक्सरे, डायग्नोस्टिक, MRI, CT, जितनी मशीन्स वगैरह जहाँ पे आयोनाइजिंग रेडिएशंस यूज़ होती हैं उसका जो लाइसेंस है वो आपको कौन प्रोवाइड कराता है, वो AERB ही देता है। हैंडलिंग ऑफ डायग्नोस्टिक, एक्सरे, टेलीथेरेपी, ब्रेकीथेरेपी लाइसेंस इज ग्रांटेड बाय द AERB। एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड ही आपको लाइसेंस प्रोवाइड करता है टेलीथेरेपी, ब्रेकीथेरेपी, डायग्नोस्टिक, एक्सरे, CT स्कैन, ठीक है, इन सब में। दैट मीन्स वो जो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के वो डायग्नोस्टिक प्रोसेसर जिनमें आयोनाइजिंग रेडिएशन होती है जो हार्मफुल इफेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं या फिर जिनके लिए एक स्किल वर्कर की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जांपल अपना जो है MRI है, MRI के अंदर अपन आयोनाइजिंग रेडिएशन यूज़ नहीं कर सकते, बट ये नहीं है कि MRI भी हर कोई कर लेगा, उसके लिए भी अपने को लाइसेंस की ज़रूरत होती है। तो वो लाइसेंस आपको कौन प्रोवाइड कराता है, AERB प्रोवाइड कराता है, ठीक है। Now we will discuss about the second regulation which is design certification। जैसा कि हम एक पढ़ते आते हैं लेआउट, ठीक है, या फिर अपन बात करें कि आपका जो डिपार्टमेंट है रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में आपकी जितनी भी डायग्नोस्टिक मशीन्स हैं, ठीक है, उनकी जो डिज़ाइन है वो कौन आपको स्पेसिफाई करता है, AERB स्पेसिफाई करता है। ऑल द डिपार्टमेंट शुड बी डिजाइंड अकॉर्डिंग टू द सेफ्टी स्पेसिफिकेशन गिवन बाय द AERB सेफ्टी कोड। AERB के अकॉर्डिंग जो सेफ्टी कोड है दैट मीन्स कि किस तरीके से अपने को रेडिएशन से प्रोटेक्ट करना है, उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही सारी चीज़ें की जाती हैं यहाँ पे, ठीक है। टाइप अप्रूवल, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, NOC। टाइप अप्रूवल सर्टिफिकेशन और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फॉर इक्विपमेंट्स ऑफ फॉरेन मेड शुड बी नेसेसरी बिफोर इंस्टॉलेशन। जब अपन रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में कोई भी इक्विपमेंट इंस्टॉल करते हैं तो वो इक्विपमेंट जो कि आपके फॉरेन मेड है तो उनके लिए NOC
ठीक है, या फिर उनको अप्रूव करना कि आप इनको यूज कर सकते हो, या फिर एनओसी का मतलब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, कि आप उनको यूज कर सकते हो, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ये एनओसी आपको कौन प्रोवाइड करता है? एईआरबी प्रोवाइड करता है। दैट मीन्स एईआरबी के परमिशन के बिना आप कोई भी फॉरेन मेड रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के इक्विपमेंट्स यूज नहीं कर सकते। लेआउट अप्रूवल एंड रजिस्ट्रेशन, आपने अभी जो आपका रेडियोथेरेपी का जो कोर्स चल रहा है उसमें आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी कि लेआउट ऑफ एक्सरे, लेआउट ऑफ रेडियोथेरेपी डिपार्टमेंट, ठीक है। तो दैट मीन्स जितने भी आपके यहाँ पे रेडियोथेरेपी या फिर रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में जितने भी डायग्नोस्टिक प्रोसीजर होते हैं वहाँ पे जो उनका लेआउट है वो आपको, या फिर उनके लिए जो रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं वो कौन गाइड करता है आपको? एईआरबी ही गाइड करता है। ऑल द लेआउट्स लाइक डायग्नोस्टिक एक्सरे यूनिट, जो आपकी एक्सरे यूनिट है, सीटी हो गया, एंजियोग्राफी हो गया, एमआरआई हो गया, शुड बी रजिस्टर्ड टू गेट लाइसेंस अप्रूवल। सबसे पहली बात कि वो रजिस्टर्ड होने चाहिए, ठीक है, उनके पास लाइसेंस होना चाहिए, और ये तो हो गया उनका लेआउट का अप्रूवल लेने के लिए, एंड रजिस्ट्रेशन, उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और फिर उनका अप्रूवल लेने के बाद में जो लेआउट के लिए गाइडलाइंस आपको एईआरबी प्रोवाइड कराता है, दैट मीन्स एईआरबी जो आपको गाइडलाइंस देगा उन्हीं के अकॉर्डिंग आपको ये सब चीज़ें या फिर इन सब को अरेंज करना होगा, डिज़ाइन करना होगा, बनाना होगा, कंस्ट्रक्ट करना होगा। तो यहाँ पे 3 और नए अपन ने मिशंस पढ़े। फर्स्ट आपका डिजाइन सर्टिफिकेशन, किस तरीके से आप रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन करते हो। टाइप अप्रूवल, कोई भी फॉरेन मेड जो आपके इक्विपमेंट्स है उनको यूज़ करने के लिए आपको अप्रूवल लेनी होगी, और लेआउट के लिए या फिर जो मशीन्स आप यहाँ पे इंस्टॉल कर रहे हो उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ें कौन देखता है? एईआरबी देखता है, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड देखता है। अब अपन बात करते हैं अपने नेक्स्ट मिशन की, 5th मिशन जो कि एईआरबी का है, या फिर रेगुलेशन की बात की जाए, इंस्टॉलेशन इंस्पेक्शन, ऑल द मशीन शुड बी इंस्पेक्टेड बाय द लाइसेंस, ठीक है। दैट मीन्स कि आपने जो एईआरबी है उसने अप्रूव्ड कर दिया, अप्रूव करने के बाद में मशीन्स इंस्टॉल कर ली, लेकिन इंस्टॉलेशन के बाद में उसका इंस्पेक्शन भी किया जाता है, ठीक है। और ये इंस्पेक्शन भी कौन करता है? एईआरबी ही करता है कि उसके फर्स्ट ऑफ ऑल उसके पास लाइसेंस है या नहीं है तो फिर उसने जो रूल्स और रेगुलेशंस थे एईआरबी उसके अकॉर्डिंग इंस्टॉलेशन किया है या नहीं किया है। डीकमीशन ऑफ इंस्टॉलेशन, जैसा कि अभी तक अपन ने बात की सारी इंस्टॉलेशन की, जब भी अपन इंस्टॉलेशन करेंगे रजिस्ट्रेशन होगा, लेआउट होगा, डिज़ाइन होगा, टाइप ऑफ अप्रूवल होगा, सब आपको एईआरबी देता है। बट अगर आप सोच रहे हैं ऐसा कि जब आपको डीकमीशन, दैट मीन्स विड्रॉ, दैट मीन्स जब आप इन सब चीज़ों को बंद करना चाहते हो, ठीक है, तो उस वक्त भी आप अपनी मर्जी से नहीं कर सकते उन सब चीज़ों को। दैट मीन्स जो भी रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में जो भी आपका डायग्नोस्टिक मशीन काम कर रही है, अगर आप उसको बंद करना चाहते हो हमेशा के लिए, तो उसके लिए भी आपको क्या करना होगा? एईआरबी से अप्रूवल लेना होगा। द डीकमीशन ऑफ डायग्नोस्टिक एक्सरे टेलीथेरेपी ब्रैकीथेरेपी शुड बी टेकन अप्रूवल ऑफ एईआरबी। एईआरबी का अप्रूवल के बिना आप इन सब मशीन्स को जिनको आपने इंस्टॉल किया था, इंस्टॉल करते वक्त भी आपको एईआरबी का अप्रूवल चाहिए, और उनको फिर अनइंस्टॉल करते हुए, दैट मीन्स उनको बंद करते हुए भी आपको क्या चाहिए? एईआरबी का अप्रूवल चाहिए। सर्टिफिकेशन ऑफ आरएसओ, आरएसओ की बात की जाए तो रेडिएशन सेफ्टी ऑफिसर, ठीक है, शुड गेट द ड्यूटीज एंड फंक्शंस ओनली आफ्टर ऑब्टेनिंग सर्टिफिकेट फ्रॉम द कंपेटेंट अथॉरिटी। दैट मीन्स कि एईआरबी के द्वारा अगर आपको विदाउट अथॉरिटी जो आरएसओ है उसका भी सर्टिफिकेट नहीं मिलता है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप आरएसओ बन जाते तो उसके बाद में भी आपको एईआरबी के द्वारा अथॉरिटी दी जाती है, ट्रेनिंग वगैरह होती है। दैट मीन्स सारे के सारे जो फंक्शंस है, सारे के सारे जो रूल्स और रेगुलेशंस है वो एईआरबी के ही अंडर में किए जाते हैं। सर्टिफिकेशन ऑफ सर्विस एनर्जीज, जैसा कि जितनी भी आपकी मशीन्स है उनको क्या चाहिए? वीकली मंथली सर्विसेज चाहिए, तो वो जो सर्विस इंजीनियर या फिर जो सर्विस करता है उसके पास भी क्या होना चाहिए? अप्रूवल होना चाहिए, लाइसेंस होना चाहिए। ओनली पर्सन्स होल्डिंग सर्टिफिकेट, जिसके पास सर्टिफिकेट हो फ्रॉम कंपेटेंट अथॉरिटी, ठीक है, एईआरबी की किसी भी सर्टिफाइड अथॉरिटी से अगर उसके पास में सर्टिफिकेशन है, अथॉरिटी शैल अंडरटेक सर्विसिंग ऑफ द, वो क्या कर सकता है? इन सब मशीन्स की सर्विसिंग कर सकता है। दैट मीन्स कि विदाउट अप्रूवल, विदाउट सर्टिफिकेट, अगर एईआरबी का आपके पास में सर्टिफिकेट या फिर अप्रूवल नहीं है तो उसके बिना आप किसी भी मशीन की सर्विसिंग नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें हैं।
ये वैसे आपकी रूल्स और रेगुलेशन में ही आती हैं। अब जैसा कि यहाँ पे अगर अपन फॉर एग्जांपल बात करते हैं कि आपका सर्टिफिकेशन ऑफ आरएसओ है, तो आरएसओ को भी यहाँ पे बहुत सारे रूल्स होंगे, उनके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। अब अपन बात करते हैं कुछ डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की। हर डिपार्टमेंट की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आपको कौन बताता है? AERB ही बताता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट। सबसे पहले अपन बात करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉयर। रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में जो कोई भी आपका वर्कर है, चाहे वो आपका एक्सरे यूनिट में हो, चाहे आपका CT की मशीन में हो, चाहे वो MRI में हो, या फिर चाहे वो आपका टेलीथेरेपी या ब्रेकीथेरेपी में हो, उस एम्प्लॉयर या फिर उस वर्कर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होनी चाहिए, ये आपको AERB क्या क्या बताता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। एवरी एम्प्लॉयर शुड कैरी आउट देयर फंक्शन अफेक्टिवली। ठीक है, कोई भी एम्प्लॉयर है उसको अपना कार्य अच्छे से करना है। ठीक है, ही शी शुड प्रोवाइड डज रिकॉर्ड एंड हेल्थ रिपोर्ट ऑफ द पेशेंट। जो भी पेशेंट है उसकी जो भी हेल्थ रिपोर्ट है उसके बारे में, और उसका डोज रिकॉर्ड, उसको कितनी डोज आपने दी, ये सारा का सारा रिकॉर्ड उस एम्प्लॉयर को, उसका जो अथॉरिटी है, जो उसके ऊपर अथॉरिटी है, उसको प्रोवाइड करना होगा। शुड इन्फॉर्म द RSO और एनी अदर वर्कर व्हेन ही शी लीव्स द डिपार्टमेंट और इन इमरजेंसी सिचुएशन। या तो किसी इमरजेंसी सिचुएशन में, या फिर जब उसकी ड्यूटी ऑफ हो जाती है, तो वो उस डिपार्टमेंट को लीव करता है, छोड़ता है, तो उस वक्त उसको अपने ऊपर जो अथॉरिटी है या तो उसको इन्फॉर्म करना होगा, अदरवाइज RSO को इन्फॉर्म करना होगा, रेडिएशन सेफ्टी ऑफिसर को। विदाउट इन्फॉर्म किए वो वहां से नहीं जा सकता। ये सब चीज़ें किसकी आती है? रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयर में आती है। He she should inspect the radiation source and ensure physical security of source at all time। जैसा कि आपकी जो रेडियोथेरेपी होती है, रेडियोथेरेपी में जो आपका रेडिएशन का सोर्स है उसको टाइमली, दैट मीन्स वीकली, आप पीरियोडिकली उनको क्या करना है? चेक करना है कि वो एकदम सेफ है या नहीं है। कई बार क्या होता है कि रेडिएशन लीकेज हो जाती है, तो दैट मीन्स वो हार्मफुल इफेक्ट्स कर रही है। ये सब चीज़ें चेक, सबसे पहले जो चेक करने का काम होता है इनको, वो किसका होता है? आपका एम्प्लॉयर का होता है। बाद में एम्प्लॉयर क्या करता है कि उन चीज़ों को उससे जो ऊपर अथॉरिटी है उनको वो बताता है। दैट मीन्स वो वहाँ पे एक्शन नहीं ले सकता, उसका काम है केवल चेक करना। चेक करने के बाद में हर एक चीज़ के बारे में क्या करना? अपने से ऊपर अथॉरिटी को बताना। जब वो अथॉरिटी कोई आपको आदेश देती है तो उसी के अकॉर्डिंग उसको चलना होता है। दैट मीन्स कि एम्प्लॉयर जो होता है वो, उसके ऊपर जो अथॉरिटी होती है, जो आपका RSO होता है, रेडिएशन सेफ्टी ऑफिसर, उनके अकॉर्डिंग ही चलता है। वो अपने मन से कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता। उसका काम होता है रिकॉर्ड्स को प्रोवाइड करना। जितने भी रिकॉर्ड हो रहे हैं, आप वहाँ पे डोज का रिकॉर्ड है, पेशेंट की हेल्थ रिपोर्ट भी, आपके जो मशीन है उसका रिकॉर्ड है, वो सारा का सारा रिकॉर्ड ऊपर की जो अथॉरिटी है उसको प्रोवाइड कराना। अब अपन बात करते हैं यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लाइसेंसी। लाइसेंसी का मतलब जिसके पास लाइसेंस है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फॉर एग्जांपल कोई भी आप डायग्नोस्टिक सेंटर चला रहे हो, लाइसेंस किसी और के पास में और वहाँ पे टेक्नीशियन कोई और है, तो टेक्नीशियन जो था, वर्कर जो था, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। बट हम यहाँ पे सोचते हैं कि जो आपका लाइसेंसी होगा उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, लाइसेंसी दैट मीन्स जिसने लाइसेंस अप्रूव कराया है उसके पास या फिर उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। वो क्या क्या होती हैं? द लाइसेंसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस। जितने भी AERB के रूल और रेगुलेशन है उनका पालन करना। ठीक है, वो किसके, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? लाइसेंसी होगा। एम्प्लॉयर जो आपका वहां पे वर्क कर रहा है उससे AERB के द्वारा रूल और जो रेगुलेशन दिए जाते हैं उनका पालन करवाना, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? लाइसेंसी होगा। ठीक है, लाइसेंसी शुड सी ऑल द रिटर्न प्रोसेस एंड डॉक्यूमेंट्स फॉर द प्लानिंग ऑफ लेआउट एंड मशीन सेटअप। जो भी आपकी मशीन सेटअप हो रही है, जो भी आपका प्लानिंग है, लेआउट है किसी भी सेंटर का, फॉर एग्जाम्पल आपका एक्सरे CT हमारे जो भी है, उन सब की जो भी डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस है वो कौन करेगा? लाइसेंसी ही करेगा। लाइसेंसी शुड प्रोवाइड रूल्स फॉर द सेफ डिस्पोजल ऑफ रेडियोलॉजिकल वेस्ट। रेडियोलॉजिकल वेस्ट के लिए जो आपका रेडियोलॉजिकल वेस्ट है उसका सेफ डिस्पोज करना। आपको पता है कि रेडियोलॉजिकल वेस्ट क्या है? हार्मफुल है, तो इसके लिए रूल्स कौन प्रोवाइड करेगा? लाइसेंसी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, दैट मीन्स लाइसेंसी को अथॉरिटी है इतनी कि वो रेडियोलॉजिकल जो वेस्ट हो रहा है उसको सेफली डिस्पोज कर सके। दैट मीन्स वहाँ पे उसको ऊपर पूछने की जरूरत नहीं है, बट उससे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है ये कि वो उसको सेफ ही डिस्पोज करे। ठीक है, द लाइसेंसी शुड मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ वर्कर्स का रिकॉर्ड होना चाहिए उसके पास में।
मेंटेन रेडिएशन प्रोटेक्शन इक्विपमेंट एंड मॉनिटरिंग इंस्ट्रूमेंट। जितने भी आपके रेडिएशन प्रोटेक्शन इक्विपमेंट है वो सारे के सारे मेंटेन होने चाहिए। दैट में ऐसा नहीं है कि लाइसेंसी ने लाइसेंस ले लिया, कोई भी डायग्नोस्टिक सेंटर खोल दिया, उसने वहाँ पे वो वर्कर्स को क्या कर रहा है कि रेडिएशन प्रोटेक्शन के इक्विपमेंट्स प्रोवाइड नहीं करा रहा है, ऐसा नहीं चलेगा। रेडिएशन प्रोटेक्शन के जितने भी इक्विपमेंट्स हैं वो सारे के सारे उसको प्रोवाइड कराने होंगे। एंड मॉनिटरिंग इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि रेडिएशन मॉनिटरिंग जो आपकी डिवाइसेज है, अपन ने बात की एरिया मॉनिटरिंग डिवाइसेज, पर्सनल मॉनिटरिंग डिवाइसेज, ये सारी के सारे जो डिवाइसेज है, इंस्ट्रूमेंट्स है, ये भी उसको वहाँ पे प्रोवाइड कराने होंगे। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आपके लाइसेंसी की। दैट मीन्स जो लाइसेंस लेता है, जिसके नाम से लाइसेंस है, उसकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। उन्हीं के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ऐसा नहीं है कि लाइसेंसी की कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं अपन इसके नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। रिकॉर्ड रेडिएशन एक्सपोजर एंड मेंटेन दिस रिकॉर्ड। जो भी रेडिएशन एक्सपोजर हो रहा है, चाहे वो थेरेपी का हो, चाहे वो एक्सरे यूनिट का, वो सारा का सारा रिकॉर्ड करना। दैट मीन्स रिकॉर्ड करेगा एम्प्लॉयर, बट वो एम्प्लॉयर क्या करेगा, एम्प्लॉयर को वो रिकॉर्ड लाइसेंसी तक देना और लाइसेंसी को वो रिकॉर्ड रखना है अपने पास, ठीक है। एंड मेंटेन दिस रिकॉर्ड, और इन रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना है। दैट मीन्स ये नहीं है कि रिकॉर्ड उसने दिया और आपने उसको वेस्ट कर दिया, उसको मेंटेन करना है। प्रिपेयर इमरजेंसी प्लान विद आरएसओ। आपका जो डिपार्टमेंट है, जो भी आपने डायग्नोस्टिक सेंटर ओपन किया है, ठीक है, वहाँ पे अगर इमरजेंसी कंडीशन आ जाए तो उसके लिए प्लानिंग, ठीक है, कि अगर इमरजेंसी फॉर एग्जांपल आपका सोर्स लीक हो जाना, फायर वगैरह, तो इस कंडीशन के अंदर जो भी प्लानिंग होगी वो आरएसओ के साथ में मिलके कौन करता है, लाइसेंसी। लाइसेंसी को आरएसओ को रेडिएशन सेफ्टी ऑफिसर के साथ में मिलके ये सारी चीज़ें प्लानिंग करनी होती है। पीरियोडिक इन्वेस्टिगेशन और क्वालिटी एश्योरेंस डन बाय द आरएसओ, ठीक है। आरएसओ जो है आपका रेडिएशन सेफ्टी ऑफिसर, वो पीरियोडिकली क्वालिटी एश्योरेंस, जो आपकी मशीन है उनकी क्वालिटी QA QC चेक कर रहा है नहीं कर रहा है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लाइसेंस की। दैट मीन्स उसको चेक कराना होगा, ठीक है। अगर आरएसओ ये चीज़ें ध्यान नहीं दे रहा है तो लाइसेंसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो आरएसओ को इन्फॉर्म करे कि वो मशीन की QA QC वगैरह चेक करके जाए, क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल्स को चेक करके जाए। द लाइसेंसी शुड एंश्योर ऑल द सेफ्टी स्टैंडर्ड, सेफ्टी कोड्स, सेफ्टी एड्स एंड सेफ्टी मैनुअल इशूड बाय द कंपिटेंट अथॉरिटी, ठीक है। लाइसेंसी को जिस अथॉरिटी ने लाइसेंस दिया है उस अथॉरिटी के अकॉर्डिंग जो भी सेफ्टी रूल्स है, जो भी सेफ्टी कोड्स है, जो भी सेफ्टी स्टैंडर्ड वैल्यूज दी गई हैं, सेफ्टी मैनुअल जो भी हैं, उन सब का ध्यान रखना होगा। किसको, लाइसेंसी को। तो दैट मीन्स अपने को यहाँ पे पता चल रहा है कि रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में डायग्नोस्टिक सेंटर का लाइसेंस लेना ही मुश्किल नहीं है। यहाँ पे उसके रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द आरएसओ। रेडिएशन सेफ्टी ऑफिसर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होनी चाहिए। कैरी आउट QA टेस्ट ऑफ मशीन एंड सोर्स। जो भी आपकी मशीन है, जो भी आपका रेडियो एक्टिव सोर्स है, उसका क्वालिटी एश्योरेंस टेस्ट कौन करता है, आरएसओ करता है। जैसे कि अभी आपने बात की थी लाइसेंसी में कि लाइसेंसों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आरएसओ से ये चीज़ें करवाए, ठीक है। अगर आरएसओ फर्स्ट ऑफ ऑल तो आरएसओ की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो मशीन और सोर्स का QA करे, बट फिर भी अगर वो नहीं कर पा रहा है, भूल गया है किसी या फिर किसी कंडीशंस के अकॉर्डिंग, तो जो आपका लाइसेंसी है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो उसको इन्फॉर्म करे इन सब चीज़ों के लिए। इंस्ट्रक्ट द वर्कर्स अबाउट रेडिएशन हैजार्ड एंड सेफ्टी एंड गुड वर्क प्रैक्टिस। दैट मीन्स जितने भी वर्कर जो काम कर रहे हैं उनको इंस्ट्रक्ट करे, उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे कि किस तरीके से हम रेडिएशन हैजार्ड से बच सकते हैं। जितने भी सेफ्टी गाइडलाइंस है उनके बारे में उनको बताना, और उनकी जो प्रैक्टिस, दैट मीन्स उनको अच्छे से वर्क के बारे में, ठीक है, वहाँ पे समझाना। ये सब चीज़ें भी किसके अंडर में आती है, आरएसओ के अंडर में ही आती है। सुपरवाइज द एरिया एंड मेंटेन द रिकॉर्ड। जो भी आपका डायग्नोस्टिक सेंटर का जो एरिया है उसको सुपरवाइज करना, रिकॉर्ड मेंटेन करना, ये सब किसके अंडर में है, आरएसओ के अंडर में। शुड एडवाइज द लाइसेंसी फॉर द मॉडिफिकेशन ऑफ डोज ऑफ प्रेग्नेंट वर्कर एंड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ रेडियो एक्टिव सोर्स। दैट मीन्स आरएसओ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो लाइसेंसी को इन्फॉर्म करे, ठीक है, या फिर उसको एडवाइस करे, उसको सलाह दे कि किस तरीके से जितने भी सेफ्टी गाइडलाइंस है उनके बारे में, उनका जो भी मॉडिफिकेशन आया है उनके बारे में उसको एडवाइस करना। सिक्योरिटी ऑफ द रेडियो एक्टिव सोर्स, जो भी आपका रेडियो एक्टिव सोर्स है उसको किस तरीके से हम सिक्योर कर सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में
एडवाइस प्रोवाइड करना, शुड इन्फॉर्म द अथॉरिटी व्हेन एवर ही शी लीव्स द एम्प्लॉयमेंट। और ये जो चीज़ें हैं ये आपकी ज़रूरी नहीं है कि जो हमने एम्प्लॉयर में पढ़ी थी कि एम्प्लॉयर जब अपनी जो ड्यूटी है वो ऑफ करता है तो उसको अथॉरिटी को इन्फॉर्म करना है, ठीक है। ऐसा ही आरएसओ में भी होता है, जब आरएसओ अगर अपनी ड्यूटी ऑफ कर रहा है तो उसको भी उससे ऊपर जो अथॉरिटी होगी उसको इन्फॉर्म करना होगा। विदाउट इन्फॉर्म किए कोई भी अथॉरिटी, ये चीज़ें यहाँ पे ही नहीं होती। आप चाहे नर्सिंग में चले जाओ, ठीक है, आप किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाना, जब आप अपनी ड्यूटी ऑफ करते हो तो आपको अपने से ऊपर जो अथॉरिटी होती है उसको इन्फॉर्म करना होता है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हर एक वर्कर की होती है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर का हो या फिर आपके गवर्नमेंट सेक्टर का हो या फिर किसी भी सेक्टर का हो, ठीक है। तो ये सब अपन ने बात की यहाँ पे EERB की, ठीक है। अब अपन बात करते हैं अनस्केयर की। अनस्केयर क्या है? वैसे देखा जाए तो अनस्केयर आपके सिलेबस में नहीं है। आपके सिलेबस में दो ही चीज़ें मेन थी, एक था ICRP और एक था AERB। ICRP इंटरनेशनल कमीशन ऑन रेडियोलॉजिकल प्रोटेक्शन और AERB एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड। NCRP हमने इसलिए पढ़ा क्योंकि NCRP ICRP से रिलेट करता है, इसलिए हमने NCRP पढ़ा। अनस्केयर आपके सिलेबस नहीं है, बट अगर कई बार क्या होता है कि इसका क्वेश्चन वाइवा में पूछ लिया जाता है, इसलिए हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। ये यूनाइटेड नेशन की एक कमेटी है, तो इसके बारे में हम यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं शॉर्टली। यूनाइटेड नेशन साइंटिफिक कमेटी ऑन द इफेक्ट्स ऑफ एटॉमिक रेडिएशन, दैट मीन्स अनस्केयर की फुल फॉर्म क्या है आपकी? यूनाइटेड नेशन साइंटिफिक कमेटी ऑन द इफेक्ट्स ऑफ एटॉमिक रेडिएशन। ये यूनाइटेड नेशन की जो एक नेशनल लेवल की अगर अपन बात करें तो नेशनल लेवल की कमेटी है, ठीक है। अनस्केयर वाज एस्टेब्लिश फाउंडेड बाय द जनरल असेंबली ऑफ द यूनाइटेड नेशन ऑन 3 दिसंबर 1995। 1995 3 दिसंबर को जो यूनाइटेड नेशन की जो जनरल असेंबली थी उसके द्वारा अनस्केयर को एस्टेब्लिश और फाउंड किया गया था। इन द यूनाइटेड नेशन सिस्टम इट इज फॉर्म टू स्टडी एंड रिपोर्ट द लेवल्स एंड इफेक्ट्स ऑफ एक्सपोजर ऑफ आयोनाइजिंग रेडिएशन। जैसा कि अपन यहाँ पे पढ़ रहे हैं, जो आपका EERB यहाँ पे काम करेगी, उसी तरीके से अनस्केयर यूनाइटेड नेशन में वर्क करेगी। कुछ रूल्स और रेगुलेशंस का डिफरेंस हो सकता है, बट जो एम होगा वो दोनों का सेम होगा। यहाँ पे क्या है अपना एंड इफेक्ट्स ऑफ एक्सपोजर टू आयोनाइजिंग रेडिएशन। जो आयोनाइजिंग रेडिएशन का एक्सपोजर लग रहा है उसमें क्या क्या इफेक्ट्स हो रहे हैं, हार्मफुल हजार्ड्स हो रहे हैं, उन सब के लेवल्स के बारे में रिपोर्ट स्टडी करना, ये सब किसके अंडर आता है? अनस्केयर के अंडर में आता है। गवर्नमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन थ्रू आउट द वर्ल्ड डिपेंड्स ऑन कमिटी प्रोटेक्टिव मेजर्स डन बाय द साइंटिफिक इवेल्युएशन ऑफ द आयोनाइजिंग रेडिएशन। जो भी आपकी आयोनाइजिंग रेडिएशन है उसका जो भी साइंटिफिक इवेल्युएशन होता है, ठीक है, जो भी उसके मेजरमेंट्स हो रहे हैं, प्रोटेक्टिव मेजरमेंट्स हो रहे हैं, वो सारे के सारे आपकी अनस्केयर की जो कमिटीज़ हैं उनके ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है। ये एक नॉर्मल छोटी सी कमेटी, दैट मीन्स देखा जाए तो यूनाइटेड नेशन की एक कमेटी है, बट यहाँ पे अपने सिलेबस में नहीं है। वाइवा के लिए अपन ने इसको थोड़ा सा डिस्कस किया है। तो अपना जो टॉपिक था एडवाइजरी ग्रुप एंड रेगुलेटरी एजेंसीज, वो अपना यहाँ पे कंप्लीट होता है। मेनली 4 ग्रुप्स के बारे में अपने को डिस्कस करना था, जिसमें से 3 अपने सिलेबस में थे, एक अपने सिलेबस में नहीं था, बट कई बार यहाँ पे वाइवा में पूछा जाता है, इसलिए इसको हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। थैंक यू।